नमस्कार। आज हम एक कह सकते हैं टाइम मशीन में बैठ रहे हैं और जा रहे हैं करीब 3000 साल पीछे। हमारे पास है क्लास 6 की इतिहास की किताब हमारे अतीत 1 और हम गोता लगा रहे हैं इसके छठे अध्याय में। अध्याय का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। यह हमें बताता है कि उस जमाने में मतलब शासक कैसे बनते थे, समाज कैसे बदल रहा था। सोचिए, आज हम वोट देते हैं, अपने नेता चुनते हैं। जैसे अध्याय के शुरू में वो शंकरन के दादा दादी थे, वोट डालने जा रहे थे, बड़े उत्साहित। हम्म। पर क्या हमेशा से ऐसा था? हम्म। 3000 साल पहले कौन तय करता था कि राजा कौन बनेगा, कैसे? हम्म। तो आइए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। बिल्कुल। और ये अध्याय इसी बदलाव को समझने में मदद करता है। हम देखेंगे कि कैसे कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञ करके, कुछ अनुष्ठान करके राजा के तौर पर पहचाने जाने लगे। अपनी शक्ति दिखाने लगे। हम्म। और कैसे वो छोटे छोटे इलाके, जिन्हें पहले जन कहते थे, वो धीरे धीरे बड़े जनपदों में और फिर और भी बड़े शक्तिशाली महाजनपदों में बदल गए। अच्छा। हाँ, और साथ ही उस समय का समाज कैसा था, मतलब वो वर्ण व्यवस्था जो थी, खेती में क्या नए तरीके आए, और एक बिल्कुल ही अलग तरह का सिस्टम भी था, गणराज्य या संघ, उस पर भी बात करेंगे। ये वो समय था जिसने आगे के भारत की एक तरह से नींव रखी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। खोलते हैं इतिहास की इस किताब का छठा पन्ना, मतलब अध्याय 6, और समझते हैं राज्य, राजा और गणराज्य की कहानी। पिछले अध्याय में शायद बात हुई थी कि कुछ राजा जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते होंगे, पर यहाँ 3000 साल पहले कुछ बदल रहा था। अब राजा बनने के लिए बड़े बड़े यज्ञ होने लगे। हाँ, यज्ञ, और उनमें सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण था अश्वमेध यज्ञ। ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं था, ये एक तरह का, आप कह सकती हैं, शक्ति प्रदर्शन था, पावर प्रोजेक्शन। अश्वमेध यज्ञ? हाँ, सुना है इसके बारे में। कैसे होता था ये? देखिए, इसमें राजा एक घोड़े को सजा धजाकर अपने सैनिकों के साथ आजाद घूमने के लिए छोड़ देता था। अच्छा। अब ये घोड़ा जिन जिन दूसरे राजाओं के इलाकों से गुजरता, उन राजाओं के पास दो ही रास्ते होते। या तो वो घोड़े को रोके, अगर रोका तो फिर उन्हें यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अच्छा। हाँ, और अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब होता था कि वो मान रहे हैं कि यज्ञ वाला राजा उनसे ज्यादा ताकतवर है। ओहो, मतलब घोड़ा जहां जहां बिना रोक टोक के चला गया, वो सब इलाके उस राजा के अंडर आ गए एक तरह से। हाँ, बड़ी स्मार्ट तरकीब थी ये तो। बिल्कुल। और जिन राजाओं ने घोड़े को जाने दिया, उन्हें फिर उस बड़े यज्ञ में बुलाया जाता था। ये यज्ञ बहुत ही भव्य होता था। इसे खास ट्रेनिंग पाए हुए पुरोहित करवाते थे और उन्हें इसके लिए महंगे तोहफे मिलते थे। और जो राजा यज्ञ करवा रहा है, वो तो बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। बाकी सब राजा जो मेहमान बनकर आते थे, वो उसके लिए उपहार लाते थे। ये एक तरह से उसकी सत्ता स्वीकार करना ही था। और यज्ञ में राजा का क्या रोल होता था? मतलब वो कैसे बैठता था, क्या करता था? राजा ही केंद्र में होता था। उसे सबसे खास जगह मिलती थी बैठने के लिए, कोई सिंहासन या शायद बाग की खाल का आसन। उसका सारथी, जो लड़ाई में उसका साथी होता था, वो उसकी जीत और बहादुरी के किस्से गाता था। राजा के रिश्तेदार, खासकर रानियां और बेटे, वो भी छोटे मोटे अनुष्ठान करते थे। और बाकी राजा? बाकी राजा वो बस दर्शक होते थे। पुरोहित राजा पर पवित्र जल छिड़कते थे और भी कई रस्में करते थे। और आम लोग, क्या वो भी आते थे इन यज्ञों में? आम लोग, जिन्हें विश या वैश्य कहा गया है, वो राजा के लिए उपहार लाते थे। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, समाज का एक हिस्सा, जिन्हें शूद्र कहा जाता था, पुरोहित उन्हें कई यज्ञों और अनुष्ठानों में शामिल नहीं होने देते थे। अच्छा, तो यही से वो सामाजिक भेदभाव भी दिखने लगता है। हाँ, बिल्कुल। ये यज्ञ जहाँ एक तरफ राजा की ताकत बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ समाज में ऊंच नीच की दीवारों को भी मजबूत कर रहे थे। और इसी समय की बात है जब वो वर्ण व्यवस्था का जिक्र आता है, खासकर गंगा यमुना के इलाके में। कई नए ग्रंथ लिखे गए, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जिन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं। इनमें क्या था? हाँ, उत्तर वैदिक ग्रंथ। इनमें पुरोहितों ने समाज के लिए नियम कानून तय किए और उन्होंने लोगों को 4 ग्रुप्स में बांटा, जिन्हें वर्ण कहा गया। हर वर्ण का काम तय कर दिया गया। 4 वर्ण कौन कौन से? पहला, ब्राह्मण। उनका काम था वेदों को पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना और करवाना और दान लेना। दूसरा, क्षत्रिय यानी राजा और योद्धा। उनका काम लड़ना और लोगों की रक्षा करना। ठीक। तीसरा वर्ण था विश्य या वैश्य।
इनमें किसान, पशु पालने वाले और व्यापारी आते थे। हाँ, इन्हें यज्ञ करने का अधिकार था। और चौथा वर्ण था शूद्रों का। उनका काम था बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना। उन्हें कोई यज्ञ या अनुष्ठान करने की इजाजत नहीं थी, वेद पढ़ने की भी नहीं। और महिलाओं को, उन्हें किस वर्ण में रखा गया? अक्सर महिलाओं को भी शूद्रों के बराबर ही माना जाता था। उन्हें भी वेद पढ़ने या कई धार्मिक अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। और ये जो वर्ण था, ये काम के आधार पर था या जन्म से? पुरोहितों का कहना था कि ये जन्म से तय होता है। मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, शूद्र का बेटा शूद्र। इसी वजह से ये व्यवस्था बहुत कठोर थी। जन्म से मतलब कोई अपनी योग्यता से वर्ण नहीं बदल सकता था? नहीं, व्यवस्था तो यही कहती थी। और इतना ही नहीं, बाद में तो कुछ लोगों को इन 4 वर्णों से भी बाहर कर दिया गया। उन्हें अस्पृश्य या अछूत माना गया। अस्पृश्य। उनमें कौन लोग आते थे? इनमें कुछ खास काम करने वाले लोग थे, जैसे कुछ शिल्पकार, शिकारी, या जो लोग शवों को जलाने या दफनाने का काम करते थे। पुरोहित मानते थी कि ऐसे लोगों से संपर्क होने पर वे अपवित्र हो जाते हैं। ये तो बहुत मतलब अन्यायपूर्ण लगता है। क्या सब लोग इसे मानते थे? कोई विरोध नहीं हुआ? बताते हैं कि कई लोग इसके खिलाफ थे। कुछ राजा तो खुद को पुरोहितों से भी ऊंचा मानते थे। बहुत से लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि जन्म से वर्ण तय होना चाहिए। अच्छा। हाँ, कुछ कहते थे कि काम के आधार पर भेद क्यों हो। कुछ कहते थे कि यज्ञ तो सबको करने का हक होना चाहिए। और छुआछूत की भी बहुत निंदा हुई, खासकर भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों में, जहाँ समाज में शायद इतने गहरे भेद नहीं थे। वहाँ पुरोहितों का असर भी कम था। तो हाँ, विरोध और असहमति भी साथ साथ चल रही थी। तो एक तरफ ये समाज को बांटने की कोशिश हो रही थी, दूसरी तरफ राजा ज्यादा शक्तिशाली हो रहे थे। वो जो बड़े यज्ञ करने वाले राजा थे, अब वो सिर्फ अपने कबीले या जन के राजा नहीं रहे। हाँ बिल्कुल, अब वो जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद जी, इसका क्या मतलब है? जनपद यानी जन के बसने की जगह, वो जमीन जहाँ जन मतलब लोगों ने अपना पैर रखा, जहाँ वो बस गए। अच्छा। अब राजा का नियंत्रण एक तय इलाके पर हो गया। और पुरातत्वविदों को कई ऐसी जगहों के सबूत मिले हैं, जैसे दिल्ली में पुराना किला वाली जगह, मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंजी खेड़ा। ये सब पुराने जनपद रहे होंगे। अच्छा। और कैसी थी जिंदगी वहाँ? लोग कैसे घरों में रहते थे, क्या करते थे? खुदाई से पता चला है कि लोग झूपियों में आके थे, जानवर पालते थे, मवेशी वगैरह। और खेती? खेती का महत्व बढ़ रहा था। चावल, गेहूं, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों, ये सब उगाने लगे थे। मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, कुछ भूरे, कुछ लाल रंग के। मिट्टी के बर्तन, कुछ खास तरह के बर्तन भी मिले हैं शायद। हाँ, एक खास तरह के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहते हैं, पेंटेड ग्रेवेयर या PGW। अच्छा। ये बड़े पतले, चिकने और सुंदर बर्तन होते थे। उन पर ग्रे कलर की जमीन पर काले रंग से डिजाइन बने होते थे, सीधी लाइनें या ज्यामितीय आकार जैसे त्रिकोण, गोले वगैरह। रोज के लिए? शायद नहीं, अंदाजा ये है कि ये खास मौकों पर इस्तेमाल होते होंगे, या शायद खास लोगों के लिए, या कोई विशेष भोजन परोसने के लिए। ये उस समय की कला और जीवन शैली का एक अच्छा उदाहरण है। तो जनपद बस गए, खेती होने लगी, सुंदर बर्तन बनने लगे। लेकिन फिर कहानी और आगे बढ़ी। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। हाँ बिल्कुल, महाजनपद मतलब बड़े जनपद। सत्ता का केंद्र और बड़ा हो गया। नक्शे में देखें तो कई नाम दिखते हैं, मगध, कोसल, वज्जी, अवंती। ये उस समय के बड़े और ताकतवर राज्य थे। ज्यादातर महाजनपदों की अपनी एक राजधानी होती थी, और एक खास बात ये कि कई राजधानियों की किलेबंदी की जाती थी। किलेबंदी मतलब शहर के चारों ओर दीवारें? क्यों? हाँ, लकड़ी, ईंट या पत्थर की बड़ी बड़ी मजबूत दीवारें। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो जाहिर है सुरक्षा, दूसरे राजा हमला ना कर दें। दूसरा शायद अपनी ताकत और अमीरी दिखाने के लिए, जितनी ऊंची दीवार उतना बड़ा राजा। और तीसरा शायद शहर के लोगों और संसाधनों पर कंट्रोल रखना भी आसान होता होगा। इन दीवारों को बनाने में तो बहुत मेहनत और पैसा लगता होगा। बिल्कुल, सोचिए कितनी प्लानिंग लगती होगी। लाखों ईंटें या पत्थर ढोना, उन्हें लगाना, हजारों लोगों ने, पुरुषों, महिलाओं, बच्चों ने बहुत मेहनत की होगी।
ये दिखाता है कि राज्य अब कितने संगठित और साधन संपन्न हो गए थे। और सिर्फ किले ही नहीं, अब राजा अपनी सेनाएं भी रखने लगे थे, परमानेंट आर्मी। हाँ, ये भी एक बड़ा बदलाव था। अब राजा नियमित सेना रखते थे। सिपाहियों को साल भर रखा जाता था, उन्हें तनख्वाह मिलती थी और तनख्वाह शायद आहत सिक्कों में दी जाती थी, पंच मार्क्ड कॉइन्स। ये भारत के सबसे पुराने सिक्के माने जाते हैं जिन पर कुछ निशान ठोक कर बनाए जाते थे। तो ये राजा अब ऋग्वेद वाले राजाओं से काफी अलग थे, जिनके पास शायद ऐसी स्थायी सेना नहीं होती थी। बड़े किले, परमानेंट आर्मी, इन सब के लिए तो पैसा चाहिए। पहले तो राजा शायद लोगों से मिले तोहफों से काम चलाते थे। अब कैसे इंतजाम होता था? हाँ, अब सिर्फ तोहफों से काम नहीं चल सकता था। इतने बड़े खर्चों के लिए नियमित आमदनी चाहिए थी। इसलिए महाजनपदों के राजाओं ने लोगों पर नियमित रूप से कर लगाना शुरू कर दिया, टैक्स। और टैक्स वसूलने के लिए बाकायदा अधिकारी भी रखे जाने लगे। टैक्स? अच्छा, तो उस समय किस किस चीज पे टैक्स लगता था? सबसे जरूरी टैक्स था फसल पर, क्योंकि ज्यादातर लोग किसान थे। आमतौर पर उपज का छठा हिस्सा, मतलब 16th, टैक्स के रूप में लिया जाता था। इसे भाग कहते थे। भाग, उपज का छठा हिस्सा। और किसानों के अलावा शिल्पकारों पर भी टैक्स था, कारीगरों पर। उनसे शायद कैश नहीं, बल्कि मेहनत के रूप में टैक्स लेते थे। जैसे किसी बुनकर या लोहार को महीने में एक दिन राजा के लिए मुफ्त काम करना पड़ता होगा। जो लोग पशु पालते थे, उन्हें जानवर या उनके उत्पाद जैसे दूध, घी, ऊन टैक्स में देने होते थे। व्यापारी जो सामान खरीदते बेचते थे, उन्हें भी टैक्स देना पड़ता था। यहाँ तक कि जंगल में रहने वाले शिकारी और जो चीजें इकट्ठा करते थे, वो भी जंगल से मिली चीजें जैसे लकड़ी, शहद, जड़ी बूटी राजा को टैक्स के रूप में देते थे। शिकारी भी टैक्स देते थे? क्या देते होंगे वो? हाँ, शायद वही जो जंगल से मिलता था, वनोपज, वही उनका भाग रहा होगा। तो टैक्स आ गया, सेना बन गई, किले बन गए। ये तो हुए राज्य के स्तर पर बदलाव, लेकिन जमीन पर, खेती में भी कुछ नया हो रहा था। हाँ, खेती में दो बहुत बड़े बदलाव आए इस दौरान, जिनसे पैदावार काफी बढ़ी। पहला था लोहे के फाल का इस्तेमाल बढ़ना। हल में जो नीचे नुकीला हिस्सा होता है, वो पहले लकड़ी का होता था। लकड़ी का फाल सख्त जमीन या चिकनी मिट्टी को ठीक से नहीं जोत पाता था, लेकिन लोहा ज्यादा मजबूत था। लोहे के फाल से गहरी जुताई होने लगी, मिट्टी अच्छी तरह तैयार होने लगी, नतीजा फसल ज्यादा होने लगी। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा फर्क लाया होगा। और दूसरा बदलाव? दूसरा था धान की रोपाई। पहले धान के बीज बस खेत में बिखेर देते थे। इससे बहुत सारे पौधे उग नहीं पाते थे, मर जाते थे। अब नई तकनीक आई। पहले बीजों से नर्सरी में छोटे छोटे पौधे उगाए जाते थे। फिर उन पौधों को निकालकर खेतों में पानी में लगाया जाता था। इसे रोपाई कहते हैं। हाँ, जैसे आज भी करते हैं धान की खेती में। बिल्कुल। इससे क्या हुआ कि ज्यादा पौधे जिंदा रहते थे, तो धान का उत्पादन बहुत बढ़ गया। तो ज्यादा अनाज, और ज्यादा अनाज मतलब राजा को ज्यादा टैक्स, यानी भाग। और शायद बढ़ती आबादी को खिलाना भी आसान हुआ होगा। ये बदलाव तो राज्य को और ताकतवर बना रहे थे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि धान की रोपाई बहुत मेहनत का काम है। कमर टूट जाती है इसमें। और स्रोत बताते हैं कि ये काम अक्सर दास दासी यानी गुलाम और कमकार यानी वो मजदूर जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी, वो करते थे। तो जहां एक तरफ उत्पादन बढ़ा, वहीं शायद समाज में मेहनत का बंटवारा और शोषण भी बढ़ा होगा। ये भी एक पहलू है। चलिए अब जरा कुछ खास महाजनपदों को करीब से देखते हैं। नक्शे पर मगध दिखता है, गंगा के दक्षिण में। कहा जाता है कि ये 200 सालों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। क्यों? क्या खास था मगध में? हाँ, मगध का उदय बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पीछे कई वजहें थीं। एक तो उसकी लोकेशन। गंगा और सोन जैसी बड़ी नदियां वहां से बहती थीं। इससे क्या फायदे थे? एक तो पानी की कमी नहीं, दूसरा जमीन बहुत उपजाऊ थी, और तीसरा नदियों से आना जाना, व्यापार करना आसान था। ठीक, लोकेशन का फायदा। और दूसरा, मगध के इलाकों में जंगल बहुत थे, घने जंगल। इन जंगलों से सेना के लिए हाथी मिल जाते थे। हाथी उस जमाने में सेना का बहुत जरूरी हिस्सा थे। हाँ, जैसे आज टैंक होते हैं, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और जंगलों से घर, गाड़ियां, रथ बनाने के लिए बढ़िया लकड़ी भी मिलती थी। हाँ। तीसरा कारण था लोहा। मगध के इलाके में लोहे की खदानें थीं। अच्छा। तो हथियार और औजार बनाना आसान हो गया होगा। बिल्कुल, मजबूत हथियार, मजबूत औजार, इससे सेना भी ताकतवर हुई और खेती भी बेहतर हुई। और चौथा, शायद सबसे जरूरी कारण,
मगध को बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे बहुत ही ताकतवर और एम्बिशियस राजा मिले। बिंबिसार और अजातशत्रु, हाँ, नाम सुने हैं। उन्होंने मगध को फैलाने के लिए हर तरीका अपनाया, युद्ध, संधि, रिश्तेदारी, सब कुछ। बाद में महापद्मनंद जैसे राजा हुए जिन्होंने तो अपना साम्राज्य उत्तर पश्चिम तक फैला लिया था। राजधानी भी बदलती रही। पहले राजगृह थी जो आज का राजगीर है। ये पहाड़ियों से घिरा सुरक्षित शहर था। बाद में राजधानी पाटलिपुत्र बनी, यानी आज का पटना। ये नदियों के संगम पर था, व्यापार और आवाजाही के लिए बहुत अच्छी जगह। तो मतलब नेचुरल रिसोर्स, नदियां, लोहा, जंगल और ऊपर से शक्तिशाली राजा, सब कुछ मगध के फेवर में था। और इसी ताकत के दम पर उन्होंने बड़ी सेना बनाई होगी। वो सिकंदर वाली कहानी भी इसी से जुड़ती है। हाँ, करीब 2300 साल पहले जब मैसेडोनिया का राजा अलेक्जेंडर यानी सिकंदर दुनिया जीतता हुआ भारत के उत्तर पश्चिम में आया, तो कहते हैं उसकी सेना ने व्यास नदी से आगे पूरब जाने से मना कर दिया। क्यों, डर गए थे? हाँ, उन्होंने सुन रखा था कि आगे जो भारत के राजा हैं, खासकर मगध के नंद वंश के राजा, उनके पास पैदल सैनिकों, रथों और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है, विशाल सेना। और ये सेना ऋग्वेद के जमाने की सेनाओं जैसी नहीं थी। ये परमानेंट थी, पेड थी, शायद बेहतर हथियारों वाली थी। तो ये मगध की मिलिट्री पावर का सबूत है। तो मगध एक ताकतवर राजशाही मोनार्की का उदाहरण था। लेकिन क्या सब जगह ऐसा ही था? वज्जी का भी नाम आता है नक्शे में, मगध के पास ही राजधानी वैशाली, वहां क्या अलग था? हाँ वज्जी, ये एक बिल्कुल अलग किस्म का राज्य था। यहाँ मगध जैसा एक राजा का शासन नहीं था। यहाँ एक अलग व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ मतलब एक राजा नहीं तो कौन? गण या संघ में एक नहीं, कई शासक होते थे। कभी कभी तो हजारों लोग मिलकर शासन चलाते थे और हर एक शासक खुद को राजा कहता था। हजारों राजा एक साथ, ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, पर यही व्यवस्था थी। ये सभी राजा मिलकर राज करते थे। वो एक साथ बैठकर पूजा पाठ अनुष्ठान करते थे। वो सभाओं में मिलते थे जिन्हें संथागार कहते थे। वहाँ किसी भी मसले पर बहस होती थी, चर्चा होती थी और फिर मिलकर फैसला लिया जाता था। अच्छा, जैसे कोई मीटिंग हो रही हो? बिल्कुल। जैसे मान लीजिए दुश्मन ने हमला कर दिया, तो सब मिलकर तय करते थे कि कैसे मुकाबला करना है। ये तो कुछ आज की पार्लियामेंट जैसा लग रहा है। उस जमाने में ये तो बहुत ही अनोखी बात है। हाँ, ये उस समय की राजनीतिक विविधता को दिखाता है। राजतंत्र के साथ साथ ये गणराज्य भी थे। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि इन सभाओं में महिलाओं को, दासों को और कम्मकारों, भूमिहीन मजदूरों को हिस्सा लेने की इजाजत नहीं थी। ये एक सीमा थी। बिल्कुल। फिर भी ये राजशाही से अलग एक सिस्टम था। और आपको पता है, गौतम बुद्ध और महावीर जैन दोनों ही इन्हीं गणों या संघों से जुड़े थे। अच्छा, बुद्ध और महावीर। हाँ, बौद्ध धर्म की किताबों में इन गणों और संघों की जिंदगी के बारे में काफी कुछ लिखा मिलता है। एक मशहूर बौद्ध किताब है दीघ निकाय। उसमें वज्जी संघ का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। हुआ ये कि मगध का राजा अजातशत्रु वज्जियों पर हमला करना चाहता था। उसने अपने मंत्री वस्त्रकार को बुद्ध के पास सलाह लेने भेजा। बुद्ध के पास? क्यों? बुद्ध उस समय बहुत सम्मानित थे। तो बुद्ध ने वस्त्रकार से पूछा, क्या वज्जी लोग नियमित रूप से सभाएं करते और क्या उन सभाओं में सब लोग आते? वस्त्रकार ने कहा, हाँ, ऐसा ही करते हैं। तब बुद्ध ने कहा कि वज्जी तब तक तरक्की करते रहेंगे जब तक वो 7 बातें मानते रहेंगे। 7 बातें? कौन से? बुद्ध ने कहा, जब तक वज्जी पूरी और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, अपने पुराने नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का आदर करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, शहरों और गांवों में जो चैत्य हैं यानी पूजा या पवित्र स्थल, उनका ध्यान रखेंगे और जो अलग अलग विचारों वाले संत महात्माएं उनका आदर करेंगे और उन्हें आने जाने देंगे। ये तो बड़े सुलझे हुए सिद्धांत हैं। एकता, नियम का पालन, सबका सम्मान। ये दिखाता है कि वज्जी संघ की ताकत उनकी आपसी एकता और नियमों में थी। मगध से कितना अलग था ये, जहां सारी ताकत एक राजा के हाथ में थी। बिल्कुल। वज्जी में शक्ति बटी हुई थी कई लोगों में। यही उनकी खासियत थी और शायद इसीलिए वो इतने लंबे समय तक टिके रहे। कई ताकतवर राजाओं ने उन्हें जीतने की कोशिश की, लेकिन ये गणराज्य काफी समय तक चलते रहे।
करीब 1500 साल पहले गुप्त राजाओं ने, जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, आखिरकार इन्हें जीतकर अपने राज में मिला लिया। तो इस अध्याय ने हमें 3000 से 2500 साल पहले के भारत की एक कह सकते हैं तस्वीर दिखाई। कैसे राजा बनने के तरीके बदले, अश्वमेध यज्ञ से शक्ति प्रदर्शन हुआ, समाज वर्णों में बटा पर उसका विरोध भी हुआ, जनपद बने, फिर महाजनपद, किले बने, सेनाएं रखी गईं, टैक्स लगने लगे, खेती में लोहा आया, धान की रोपाई शुरू हुई, जिससे क्रांति आई। और हमने मगध जैसे शक्तिशाली राजतंत्र देखे तो वज्जी जैसे अनोखे गणराज्य भी। तो इन सब का सार क्या है? इस दौर का महत्व क्या समझा जाए? देखिए, ये दौर भारत के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास की नींव है। यहीं से हमें वो स्ट्रक्चर दिखने शुरू होते हैं, जैसे नियमित टैक्स, स्थायी सेना, अधिकारी वर्ग, जो आगे चलकर राज्यों के विकास का आधार बने। सामाजिक तौर पर वर्ण व्यवस्था जैसी संरचनाएं बनी, जिन्होंने भारतीय समाज को लंबे समय तक प्रभावित किया। और सबसे दिलचस्प है राजनीतिक विविधता। एक ही समय में मुनार्की, मगध भी है, और रिपब्लिक, वज्जी भी। ये दिखाता है कि उस समय लोग सत्ता और समाज को चलाने के अलग अलग तरीके सोच रहे थे, आजमा रहे थे। वाकई एक बहुत ही डायनामिक बदलावों से भरा दौर था ये। और अब जैसा कि हम हमेशा करते हैं, एक सवाल सोचने के लिए हमने इस अध्याय में राजाओं के शासन वाले राज्यों और वज्जी जैसे गणराज्यों दोनों के बारे में पढ़ा। क्या उस समय के गणराज्य, जहां लोकसभाओं में मिलकर चर्चा करते थे, फैसले लेते थे, क्या उन्हें हम आज के लोकतंत्र का कोई पुराना रूप मान सकते हैं? आज के लोकतंत्र और उन गणराज्यों में क्या समानताएं या क्या बड़े फर्क दिखते हैं, खासकर ये देखते हुए कि उन सभाओं में सबको शामिल होने का अधिकार नहीं था? इस पर जरूर सोचिएगा। इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।